Assalamu alaikum viewers, welcome to Infinity Concepts. My name is Laiba Naeem and I am here with your physics first year 2025 new version of book. Students, uh, previously हमने साइंटिफिक नोटेशन और कन्वेंशंस ऑफ एसआई यूनिट्स वगैरह के बारे में पढ़ा है अपने 2 लेक्चर्स में और आज हम शुरू कर रहे हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, अब अनसर्टेनिटी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से ओवरव्यू दूंगी क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ समझने वाला है, ठीक है। इसमें मेन आपकी ग्रिप ये होनी चाहिए कि आपको समझ कितनी है इस चीज़ के बारे में। जब भी हम कोई चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्क्रू गाज लिया है, ठीक है, और उससे आप किसी भी सिलेंड्रिकल शेप को, सिलेंड्रिकल मतलब कि कोई गोल होलो शेप, ठीक है, गोल टाइप चीज़, उसको आप मेजर करना चाह रहे हो, वर्नियर कैलिपर से मेजर करना चाह रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी मेजरमेंट बिल्कुल करेक्टली लो। इसकी एक आसान एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आप एक बुक को मेजर कर रहे हो एक इंची टेप के साथ, ठीक है, अब इसमें 100% श्योरिटी कभी भी नहीं होगी कि वो जो इंची टेप है वो एग्जैक्टली आपकी मेजरमेंट को उतना ही काउंट कर रही है जितना कि वो एक्चुअल में है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये वाली एग्जांपल से दिखाती हूँ। इफ वन एज ऑफ द बुक कंसाइड्स विद द 10.0 cm mark and the other with 33.5 cm, then the length with uncertainty is given by। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एक बुक है, ठीक है, उसकी जो एक साइड है वो तो एक रूलर के साथ या जिस भी चीज़ के साथ आप नाप रहे हैं उसकी एक साइड जो है वो इसके साथ मैच कर जाती है, कंसाइड यानी मैच करती है, और दूसरी साइड जो है वो इसके साथ। तो आप लोग क्या कहेंगे कि उसकी लेंथ क्या है? आप लोगों को इसके लिए एक स्पेसिफिक सा मेथड चाहिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कितनी एक चीज़ के अंदर अनसर्टेनिटी है, ठीक है, एक चीज़ के अंदर कितनी एक कहने के डाउट है कि कितना आप उसको करेक्ट बनाने के लिए हम एक मेथड भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको प्लस माइनस मेथड में हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को। जैसे कि अगर एक उसने कहा कि एच जो है वो इतना है और दूसरा इतना है, तो आप उसको प्लस माइनस करेंगे किसके साथ? जो उसकी लीस्ट काउंट होगी, ठीक है, जो उस मेजरमेंट की उस जो मेजरिंग यूनिट होगा, मेजरिंग स्केल होगा, उसकी जो लीस्ट काउंट होगी आप उसके साथ उसको प्लस माइनस करेंगे, इसको भी, एक एच को भी दूसरे एच को भी, और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि टोटल जो है एरिया वो इतना है, ठीक है। इट मीन्स दैट द ट्रू लेंथ ऑफ द बुक इज बिटवीन दिस एंड दिस। कह रहा है कि अभी भी आप ये श्योर नहीं है कि ये एग्जैक्टली ये आपने प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लगाया ही इसलिए है कि आपको ये पता चले कि ये जो वैल्यू है 23, इसके आगे अगर पॉइंट में जो भी वैल्यू है वो प्लस में, अगर हम माइनस में जाएं तो 5 से पीछे क्या है 4, और प्लस में जाएं तो 5 के आगे है 6, यानी आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू है, जो उसकी मेजरमेंट है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्टली है या एग्जैक्टली है या एग्जैक्टली ही ये है, आप प्लस माइनस के साथ शो करेंगे कि इन तीनों के बीच में वो लाई कर रही है कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ये एक मेन आपकी डेफिनेशन है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। मैंने आपके लिए यहाँ पे इजी करके लिखी है, बुक में थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स है और ये वाली ज़्यादा मतलब कि अच्छी रहेगी, ठीक है, इजी भी रहेगी, और इसके साथ साथ ये वाली जो है ये इसमें लाइक वर्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट मैंने यूज़ किया है। अब पढ़ते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। अनसर्टेनिटी आपको पता चल गया किसी चीज़ में, किसी मेजरमेंट में डाउट को कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट यूजुअली इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखाया था कि आप लोगों ने एक एच तो ये मेजर कर दिया और एक एच ये, आपको पता है कि आपने इन दोनों के दरमियान का निकालना है, लेकिन उन दोनों के दरमियान का भी आपके पास करेक्ट है या नहीं ये आपने मेन पता करना था। इसके लिए आपने क्या किया कि इसके ऊपर भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अप्लाई किया प्लस माइनस के साथ, और इसके साथ भी वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर पॉसिबल एरर्स, जो सबसे छोटा पॉसिबल एरर होगा उसको हम जब उसके साथ अप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है,
तो वो उसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। और नॉर्मली यानी यूजुअली ज़्यादातर इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे ये उससे फिर रेलिवेंट करेगा। इसका डायरेक्ट लिंक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर रहे हैं और स्क्रू गेज को यूज़ कर रहे हैं तो दोनों का सेम ही हो, या एक रूलर को यूज़ कर रहे हैं या एक इंची टेप को यूज़ कर रहे हैं तो दोनों को सेम हो। क्यों? क्योंकि दोनों की ही लीस्ट काउंट जो है वो डिफर है। इस वजह से दोनों की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो उसकी लीस्ट काउंट पे डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट इसके ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है यानी किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में शो करना, ठीक है, बटे की फॉर्म में शो करना। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी जो भी आपके पास लीस्ट काउंट है ओवर मयर्ड वैल्यू, जो भी आपने मयर वैल्यू निकाली है। फॉर एग्जांपल अगर 20 निकाली है और उसका लीस्ट काउंट था 0.1 तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर परसेंटेज में आप वही चीज़ निकालना चाहते हैं, हमेशा परसेंटेज जो है वो इस चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ करने से शो हो जाती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मयर्ड वैल्यू यानी ऊपर रखें आप जो आपने लीस्ट काउंट ली है और उसके साथ जो आपकी वैल्यू निकली है उसको मल्टीप्लाई कर दें आप किसके साथ, 100 के साथ, तो आपकी आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जाम्पल भी इतना ज़्यादा नहीं आती, लेकिन अगर आप लोग इसमें खुद से भी कोई एग्जांपल दें लेकिन उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। बाकी आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट ले सकते हैं, वो एग्जांपल दे सकते हैं मेजरमेंट की या कुछ भी, ठीक है, लेकिन आपको बस बीच में से ये क्लियरली पता होना चाहिए कि उसकी लीस्ट काउंट क्या आपने प्लस माइनस करनी है। दूसरी बात ये कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की अपने याद करनी है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स या बहुत ज़्यादा बर्डन वाला नहीं पढ़ाना, मैं आप लोगों को बता चुकी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ओनली हम नोट्स बनाएंगे और नोट्स के अंदर कवर करेंगे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं या जो जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए या किसी भी जगह पर आ सकती हैं, ठीक है। ये जो रीडिंग वाला काम होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा, फिर जो स्टूडेंट्स नहीं कवर कर पाते या जो अच्छे बच्चे भी होते हैं तो भी इतना तो टाइम नहीं होता कि इतना कुछ आप पढ़ ही जाएँ, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, अब अनसर्टेनिटी हमें पता चल गई थी, ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही थी स्टूडेंट्स। अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें कैसे पता चलेगा? अब डिजिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिसिटी के किसी फॉर एग्जांपल सेल के साथ या इलेक्ट्रिसिटी के साथ जिसको रन किया जाए। फॉर एग्जांपल आप वेट करते हैं, ठीक है, वेट मशीन है तो एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ऐसे ही जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें अनसर्टेनिटी अब कैसे पता चलेगी, ठीक है। अब एक आप वेट मेजर कर रहे हैं तो आपको क्या पता कि आपका वेट जो है वो 40.1 अगर आया है तो वो 40.1 ही ठीक है। अब आप प्लस माइनस उसके अंदर से वेट की तो नहीं कर सकते, या जो वेटिंग मशीन है उसकी तो लीस्ट काउंट होती ही नहीं है, उसकी लीस्ट काउंट को आप नहीं करेंगे, वो एक करेक्ट मेथड नहीं होगा। सो लीस्ट काउंट होती है लेकिन उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो एक करेक्ट मेथड नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो 40.1 आपकी वैल्यू आई है उस वन जो आखिरी डेसिमल प्लेस की लास्ट वाली जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर 40.12 है तो आप 2 को लेंगे, जो लास्ट में आएगी राइट साइड के लास्ट में वैल्यू वो आपकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू होगी। यहाँ पर देखते हैं अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट द अनसर्टेनिटी इज यूजुअली द फ्लक्चुएशन ऑफ द लास्ट डिजिट डिस्प्लेड। जो भी लास्ट डिजिट आपको नजर आएगा उसके अंदर जो भी अनसर्टेनिटी आपको नजर आती है, फ्लक्चुएशन कहते हैं यानी किसी भी चीज़ की खराबी को, ठीक है, जो भी लास्ट आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 40.12 है आपकी वैल्यू, तो आप लोगों की जो फ्लक्चुएशन है वो इस 2 के अंदर है, ठीक है, इस सारी में नहीं है। ये 2 जो है ना ये फ्लक्चुएट कर रहा है यानी खराबी जो है ये इसके अंदर है। लास्ट डिजिट के अंदर जब कोई खराबी होती है तो वो ही उसकी अनसर्टेनिटी का मेन रीज़न होती है। यहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि अनसर्टेनिटी कितनी है या इसके अंदर से आप लोग अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट बाय 1 और 2, जैसा कि मेरी एग्जांपल में था कि 1 या फिर 2 से अगर लास्ट डिजिट करता है, राइट डाउन दैट लास्ट डिजिट, ठीक है, इट फ्लक्चुएशन इज मोर देन 2, कह रहा है अगर 1 या 2 का ही फर्क है, ठीक है, तो आप लोग उसको वैसे का वैसे ही लिख दें, ये करेक्ट है। लेकिन अगर 2 है या इससे ज़्यादा का और सो इन द लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा हो रही है, इट मे मीन दैट रीडिंग इज बीइंग
इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर्स सच एज एयर करंट्स। अब यानी आप वो कह रहे हैं कि 2 से भी ज़्यादा का अगर फ़र्क आ रहा है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रीडिंग आ रही है ये किसी ना किसी मैटर की वजह से इसमें फ्लक्चुएशन पाई जा रही है। यानी फ्लक्चुएशन से मुराद क्या, आप लोगों की रीडिंग ही गलत आ रही है फिर, या वो एयर करंट्स है जो उसको कर रहे हैं, या वो कोई भी चीज़ है जो उसकी मेजरमेंट के अंदर खराबी की वजह बन रही है। ठीक है, यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये समझते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बुक को छोड़ के पहले सिर्फ कंसेप्ट इसलिए देती हूँ, जब तक इंसान को कंसेप्ट समझ नहीं आता तब तक बुक की रीडिंग करते रहो, वो सारी चीज़ें ऊपर को जानी होती हैं। मेन बात होती है कि आपको उसका कंसेप्ट, उसकी बिहाइंड स्टोरी अगर आपको याद है तो आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी बन जाती है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होते हैं कि जब भी आप कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर वैल्यू है तो ऐसा नहीं है कि उस वैल्यू के तमाम डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। किसी भी मेजरमेंट के तमाम डिजिट्स होते भी हैं किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो जो ओवरऑल बहुत बड़ी मेजरमेंट है तो उसके तमाम फिगर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट का मतलब यानी इम्पॉर्टेंट, जिनको लिखना रिलायबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक वैल्यू है, ठीक है, और इस वैल्यू में डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये 3 के 3 ही रिलायबल हैं, ऐसा भी नहीं है कि इन तीनों में से कोई भी हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स प्लस द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन द मेजरमेंट। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ये नीचे भी आप लोगों की दी गई है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले समझा देती हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तमाम ऐसे एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, एक्यूरेट का मतलब होता है परफेक्टली नाउन डिजिट्स हैं, और उन डिजिट्स के साथ एक जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो उसका डाउटफुल डिजिट होगा, प्लस द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन द मेजरमेंट। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का मतलब ये नहीं है कि पहला ही डाउटफुल है, उसका मतलब ये है कि एक जो डाउटफुल डिजिट होगा मेजरमेंट के अंदर उसको भी बीच में इंक्लूड किया जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि उनमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज क्यों होते हैं, सबसे पहले ये देखें। यूज इसलिए होते हैं कि एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की शो करने के लिए, यानी अगर आपको एक आपने मेजरमेंट किया और आपको ये पूछा जा रहा है कि कितनी को एक्यूरेट है, तो आपको पता है कि हर चीज़ में अनसर्टेनिटी होती है। आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की है या नहीं की, वो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो फिर आप कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट। आपको उसकी एक्यूरेसी शो करने के लिए उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने पड़ेंगे कि भाई ये वाले जो रिलायबल डिजिट्स हैं ये हमारी वैल्यू में सिग्निफिकेंट है। कन्फ्यूजन से बचाते हैं। ठीक है, यानी आपकी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप एग्जैक्टली यही है या एग्जैक्टली ये नहीं है। इजी कंपैरिजन कर सकते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान में, आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा रिलायबल ये वाली है तो मतलब कि यही बेस्ट है। रिलायबल रिजल्ट्स यानी कि परफेक्ट रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। सिग्निफिकेंट रिपोर्टिंग, साइंटिफिक रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ को पब्लिश करना है तो फिर आप लोग उसको एक्यूरेटली आप उसको लिख सकते हो, ताकि अगर किसी भी बुक में वो पब्लिश हुई और लोग उसको दोबारा से चेक करना चाह रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग ना हो। ठीक है, आपने उसको राउंडेड ऑफ किया हो या उसके साथ जो है ऐसा कोई मेथड किया हो जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वो सही काउंट होगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल में लिखी है, व्हाइल यूजिंग अ कैलकुलेटर द रिजल्ट ऑफ एनी कैलकुलेशन कंटेन्स मेनी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कह रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो बहुत सारे डिजिट्स आ जाते हैं। ये जो डिजिट्स हैं वो कह रहा है कि एक दूसरे पर्सन को मिसलीड कर सकते हैं, मिसलीड का मतलब है मिसगाइड कर सकते हैं, जो कि क्या यूज़ कर रहा है वो फिगर्स इनटू बिलीविंग देम। कह रहा है कि वो बंदा वो तमाम फिगर्स को यूज़ कर करके लिखी जाएगा कि ये जो आपने रीडिंग ली है ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी वैल्यू है तो वो तमाम के तमाम डिजिट्स जो जाई जा रहे हैं डेसिमल के बाद वो ठीक है। ये आप लोगों ने छोटी सी क्लासेस में भी राउंडिंग ऑफ का पढ़ा होता है। ठीक है, हेंस दे आर यूज्ड टू बी राउंडेड ऑफ टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कह रहा है कि इस तरह के तमाम डिजिट्स को जो है आप राउंड ऑफ कर देते हैं करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हासिल करने के लिए। इट इज़ बेटर टू कोट द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहे हैं कि इस तरह की एम्बिग्विटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन, इस तरह की कोई भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की आप मेन अच्छी बात ये है कि आप उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर लें। साइंटिफिक नोटेशन वाला सारा टॉपिक मैंने आप लोगों को पीछे स्टूडेंट समझाया हुआ है, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है।
सो अब अपना ये वाला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल उसने बताया कि एक सेम चीज़ का अगर आप वेट करें एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मशीन के साथ, यानी कि जैसे उसमें आप लोग वेटिंग मशीन होती है ना, ये साइड बाय साइड तराजू की जगह ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू की तरह काम करती है, ठीक है। लीवर बैलेंस है, कह रहे हैं आपने अगर कोई भी चीज़ है उसको मैयर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर या लीवर बैलेंस के अंदर, तो दोनों का मास अलग अलग आ गया। अब आपको कैसे पता है कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है? कह रहे यूजुअली द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, 0.01 एंड 0.001 जो है ये ड्रॉप कर दी जाती है। ये वाली अनसर्टेनिटी को कह रहे हैं कि हम इतना कॉन्शियस में नहीं लेके आते, क्योंकि एक बहुत ही छोटी वैल्यू काउंट की जाती है। आप इसको ड्रॉप कर देते हैं और जो एक रिलायबल आपके पास रिजल्ट आता है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। ये अगेन वही डेफिनेशन है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड और डाउटफुल डिजिट, एस्टिमेटेड यानी कि जिसका अंदाजा लगाया जा सकता हो, वो तमाम मिलके सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आप लोग वर्क किस तरह से करते हैं, ठीक है। पहले ये देखते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जीरोस डिपेंड ऑन देयर पोजीशन। कह रहा है कि जो तमाम डिजिट्स हैं, अच्छा स्टूडेंट्स ये एक रूल्स की तरह है, ठीक है, कि आप किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकाल सकते हैं। कह रहे हैं कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं ना वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तमाम ऐसे ज़ीरोज़ वो तमाम ऐसे नंबर्स 1 to 9 तमाम ऐसे नंबर्स वो तमाम सिग्निफिकेंट होंगे और ज़ीरोज़ की पोजीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर 001 है तो आपको पता है कि लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो तमाम काउंट नहीं होते विदाउट डेसिमल में, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सारे पढ़ेंगे हम, वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। All digits 1 to 9 are significant. However, zeros may or may not be significant. In case of zeros, the following rule may be adopted. अब ये जो सारे rules हैं ना ये zeros के लिए, ये आपको as a long question भी आ सकता है, ठीक है, 4 नंबर का। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। A zero between two significant figures is itself significant. ऐसा जीरो जो कि दो significant figures के दरमियान है वो भी significant होगा, ठीक है। जीरोस टू द यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ही आपको लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि हमें पता है 6 और 9 ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इनके दरम्यान में अगर कोई ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर है जीरोस टू द लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज आर आल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल नॉन जीरोस इन दिस and this are zeros to the leftmost significant figures are not significant. For example, none of the zeros in this और this are significant. कह रहे कि इनमें से कोई भी ऐसा जीरो नहीं है जो कि सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे डेसिमल प्लेस पे ये वाला जो यहाँ पर अगर एक कोई डिजिट हो, कोई यहाँ पर लाई कर रहा हो, ठीक है, तो वो ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। लेकिन अगर एक डिजिट यहाँ पे मौजूद है और उसके पीछे पीछे ज़ीरोज़ जाए जा रहे हैं या एक और भी जा रहा है, तो वो ये भी और ये तीनों ज़ीरोज़ ये तमाम जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। कह रहा है अगर एक यानी यहाँ पर ये जो 5 है, ठीक है, इसके राइट में अगर कोई वैल्यू में ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। ये कैसे है? इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि डेसिमल प्लेसेस में यानी डेसिमल के यहाँ पे राइट में जितने भी जीरोस जाएंगे वो तमाम जो हैं वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। फॉर एग्जांपल आर द जीरोस इन दिस एंड दिस आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये डेसिमल के राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाले नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट होंगे। हाउएवर इन इंटीजर्स लाइक 8000 the number of significant zeros is determined by the precision of the measuring instrument। यानी एक measuring instrument कितना को अच्छा है, कितना को रिलायबल है, आप उस पर डिपेंड करेंगे कि ये वाले आपने पूरे के पूरे लेने हैं या इनको राउंड ऑफ करना है, इनको क्या करना है। इफ द measuring scale has the least count of 1 kg then there are 4 significant figures in the scientific notation this, ठीक है। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको निकालेंगे किलोग्राम में ही। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 10
कह रहा है अगर कोई भी स्केल है जिसका कि लीस्ट काउंट जो है वो 10 kg है, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3 रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन दिस। कह रहा है अगर 1 kg है तो आपको पता है कि 3 ठीक है, k का मतलब क्या है 3, तो आप उसको पीछे 3 डिजिट्स लेके जाके इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है 10 है, 10 kg है, तो आप 10 kg को इसके अंदर मर्ज करके, तो एक वैल्यू एक जीरो जो है वो 10 खा गया, ठीक है, 10 यहाँ पर उसको रिप्लेस कर गया, लेकिन आप यहाँ पर पॉइंट को करके इसके ऊपर से इस तरह से पावर को दे सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है ना, इसमें कोई ख़ास वर्डिंग ऐसी यूज़ करनी होती है। हाँ, आपको कंसेप्ट है तो आप उसको सही भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड लिखें। When a measurement is recorded in scientific notation or standard form, जब कह रहा है कोई भी measurement जो है वो scientific notation में या फिर standard form में measure की जाती है, the figures में other than power of 10 are significant. For example, a measurement recorded this, ठीक है, has 3 significant figures. कह रहा है कि अगर एक मेजरमेंट को आप साइंटिफिक नोटेशन में या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक प्योर फॉर्म या फिर उसकी ही साइंटिफिक फॉर्म में अगर आप करते हैं, तो पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी तमाम फिगर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट ही काउंट होंगे। जैसे कि मेजरमेंट में ये तमाम फिगर्स सिग्निफिकेंट हैं और ये जो है ये भी सिग्निफिकेंट है, इनके अंदर कह रहे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं ये वाले, ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो काउंट नहीं होगी। मेन हम डिजिट्स की बात करें, डिजिट ये वाले 3 काउंट होंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अप ये वाला जो रूल है, ठीक है, ऊपर वाले रूल्स में भी आपने ओनली 5 रूल्स याद करने होते हैं और एज अ कंसेप्ट वाइज बिल्कुल मैंने जैसे बताया आपको कि एज अ कंसेप्ट लेना है आपने ओनली, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी सी आप एग्जांपल लिख दें, वो एग्जांपल ज़रूरी नहीं है यही वाली हो, बस आपको कंसेप्ट होना ज़रूरी है कि आप लोग सिग्निफिकेंट नोटेशन को एक्सप्लेन कर लें, आप लोग यहाँ से ज़ीरोज़ को एक्सप्लेन कर लें कि राइट में हो तो क्या है, लेफ़्ट में हो तो क्या है, ये वाली वैल्यूज़ बेशक ना लिखें, खुद से लिख लें, लेकिन मेन आप लोगों ने ये वाली जो लाइंस हैं इनको याद करना है, ठीक है, कोई से भी 5 रूल्स आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर के अलावा यूज़ करें या कैलकुलेटर को ही आपने यूज़ किया या वट एवर मैन्युअली कैलकुलेट करें, मैन्युअल होता है यानी हाथ से, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में होता है, अब इतनी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती है ना फिजिक्स में भी कि ये है ये है ये है, ये तीनों वैल्यूज़ आपको शो हो रही होती हैं फिजिक्स में, ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज़ में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग जब नंबर्स हो रहे होते हैं दोनों में ही सेम फार्मूला थे, यहाँ पे ये डिवाइड ना भी हो रहा होता क्वेश्चन में, सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते तो भी यही रूल अप्लाई होता जो मैं आपको बताने लगी हूँ, और अगर डिवाइड हो रहे होते ओनली और ये वाला बीच में ना होता तो भी यही रूल अप्लाई होता। इसमें क्या रूल अप्लाई होता है, वो तो सीधे सीधे लिखे हुई चीज़ें हैं ना, ये वाली लिखे हुए डिजिट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमने सीधा सा अप्लाई कर दिया, कैलकुलेटर की वैल्यूज़ है उन पर अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ी वैल्यूज आपस में हो रही होती हैं जिनका जो आंसर है इस तरह से बहुत बड़ा निकल रहा होता है। इनके आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि अब देखिए आप स्टेप बाय स्टेप एक एक कैलकुलेशन में देखिए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पॉइंट के बाद अगर देखा जाए तो 3 है, ठीक है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, आप पर वैल्यू में देखें कि कितने सिग्निफिकेंट, मैंने आपको कहा था कि ये जो पावर्स होती हैं इनको काउंट नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है, आपने इनको काउंट करना है, ये 4 हैं, ये 3 हैं, ये भी 4 है, ठीक है, अब आपका जो आंसर है ये एक लंबा आंसर है, इसको ईजी मेथड इसका ये होगा कि आप पहले इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स गिन लेंगे, जब आपको गिन लिया आपको पता चल गया ये वाला जो है ये वाला इसमें 3 है, ठीक है, आपने देखा लीस्ट क्या आ रही है वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट्स मीन कि आप इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे 1 2 3, यानी आपको सिर्फ 5 तक चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 आपको वैल्यूज चाहिए, ठीक है, आप क्या करेंगे एज द फैक्टर दिस इज द लीस्ट नंबर इन द अबव कैलकुलेशन, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेगा, आपका आंसर आएगा 1.446, क्यों, क्योंकि ये जो 7 है ये इसकी वजह से 5 जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, ये वाले थोड़े से हम रूल यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर जो है कह रहा है फर्स्ट डिजिट आप ड्रॉप करेंगे, अगर फर्स्ट डिजिट कह रहे हैं लेस देन 5 है तो वो नंबर जो है वो डिजिट जो है वो रिमेन अनचेंज रहेगा, यानी वो सेम टू सेम रहेगा, अगर
यानी आप लोगों ने क्या देखना है कि पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिए, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो सा फिगर लास्ट है उसके आगे वाला फिगर देखें। अगर आगे वाला फिगर जो है वो है मोर देन 5, यहाँ ये वाले 5 से नहीं हम नाप रहे, हम वैसे रूल अप्लाई कर रहे हैं कि ये वाला जो फिगर है ये 5 से ऊपर या 5 होगा तो आप इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आप, अगर ये 5 से लेस है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको वैसे का वैसे रहने देंगे। यानी अगर हमने यहाँ तक करना होता 1.4 तक करना होता, ठीक है, आगे 5 है तो आप इसको 1.4 ही रहने देते। समझ आ गई है? इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप is more than 5, then the digit to be retained is increased by 1. If the digit to be dropped is 5, the previous digit which is to be retained is increased by 1 if it is odd and retained such as if it is even, ठीक है। अगर इवन होगा तो वो सेम रह जाएगा और अगर ओड होगा तो उसके अंदर एक ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक जो ड्रॉप हमने किया है वो 5 से ज़्यादा, यानी ड्रॉप यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 5, ठीक है। अगर एक जो है वो 5 है, ठीक है, हमने बता दिया 5 से ऊपर वाले में पीछे में प्लस हो जाता है, 5 से नीचे वाले में पीछे में से कुछ भी नहीं होता। अगर 5 ही डायरेक्ट आ गया तो कह रहा है अगर ये वाली वैल्यू है ये आती है हमारे पास इवन नंबर में तो ये सेम रहेगी, और अगर ये वाली वैल्यू ओड है तो आप 5 की वजह से इसमें 1 प्लस कर देंगे। ये है राउंडिंग ऑफ के रूल्स। अगर आप पूछे जाते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या हैं तो ये है, वैसे आते नहीं हैं, ये सिर्फ यूजेज में ही यूज़ होते हैं। फिर है हमारे पास एडिशन और सॉरी ये इसने आपको आंसर भी लिख के दिखाया हुआ है कि वो वैसे की वैसे रही है, और ये 3 डिजिट्स तक बस उसने रेज करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का क्या है, द आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। कह रहा आंसर जो है वो आप देखेंगे कि दोनों में से जो वैल्यूज प्लस या माइनस हो रही हैं जो सबसे कम वैल्यू होगी उसकी ले लेगा। जैसे कि यहाँ से देखें 1 2 3 है, 1 2 3 है, ठीक है, और ये 1 2 3 4 है। ये अब क्या हो रहा है कि आप ये कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है, ये बहुत बड़ा आंसर आ गया। आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करें। इसके बाद कितनी है डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसके बाद डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे राइट साइड को गिननी है आपने, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनने हैं, इसमें क्या है डेसिमल के राइट साइड पे आपने गिनने हैं। 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आप 1 वाले को रिटेन करोगे और इस पूरे के ऊपर राउंडिंग ऑफ का फार्मूला लगाओगे। आगे वाला 2 है, ये 5 1 रिमेन अनचेंज रहेगा। हमें कितने चाहिए 1 2 3, तो 1 2 3 में यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको देखें, यहाँ पे देखें कि ये 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद 4 है, ये 2 है और ये 3 है डेसिमल के बाद। तो आप लोग क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें पता है सबसे ज़्यादा कम ये 2 वाला है, तो हम ये 2 वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखें यहाँ पर राउंडिंग ऑफ लगेगा, यहाँ पर ये 2 के ऊपर राउंडिंग ऑफ लगेगा 7 की वजह से। 7 5 से बड़ा है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ का हम रूल अप्लाई करेंगे तो 7 5 से बड़ा है तो इसके ऊपर जो है ये 1 प्लस हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। अब लिमिटेशंस है नेक्स्ट स्टूडेंट्स। लिमिटेशंस क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ये जो 2 एरर्स हैं इनकी डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। लिमिटेशंस ये हैं कि ये सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स डील ओनली विद ओनली वन सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटीज दैट इनहेरिट इन रीडिंग, ठीक है। रीडिंग स्केल में कह रहा है जो भी फॉल्ट्स होंगे ये सिर्फ उनके साथ डील कर सकता है। रियल एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटीज में है कंट्रीब्यूशंस लीडिंग टू पर्सनल एरर्स एंड समटाइम्स सिस्टमैटिक एरर्स। अब वो कह रहा है कुछ एरर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसको वर्नियर कैलिपर यूज़ ही नहीं करना आता या उसको न्यू यूज़ करना आता, उसको बिल्कुल सही तरह यूज़ ही नहीं करना आता, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ख़राबी वर्नियर कैलिपर्स के अंदर है, या आपको उसी के अंदर अनसर्टेनिटी को फाइंड करना पड़ेगा या उसी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। वो फिर उसके अंदर एरर है ये चीज़ को तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ने बताया ही नहीं कहीं पे, ये इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन होता है जो चीज़ वो एक्सप्लेन ना कर पाया हो अपनी चीज़ में, ठीक है। अब वो कह रहा है इसी तरह से सिस्टमेटिक एरर्स हैं तो वो भी वो नहीं बता सकता है। सिस्टमेटिक एरर की भी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाती हूँ। वन कैन नॉट डू बेटर देन दैट व्हाट द रीडिंग स्केल अलाउज, ठीक है। रीडिंग स्केल जो आपको अलाउ कर रहा है बस उतना ही आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बट द टोटल अनसर्टेनिटी मे वेल बी मोर देन व्हाट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द मेजरमेंट वुड सजेस्ट। कह रहा है ऐसा भी हो सकता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमने इसमें से निकाला है, अपने इंस्ट्रूमेंट में से निकाला है,
तो कह रहा हो सकता है कि वो उससे भी ज़्यादा हो अनसर्टेनिटी, ठीक है, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए वही अनसर्टेनिटी निकाल के उसको सिग्निफिकेंट फिगर बनाना पड़ता है। हालांकि रियलिटी से दूसरी भी हो सकती है। एक इसका ये है कि ये दूसरे एरर्स नहीं बताता, और एक इसका ये है कि हो सकता है कि ये ट्रुथ को छुपा दे और वो रियलिटी कुछ और ही निकल आए। रैंडम एरर क्या होता है, यानी ये दोनों जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से, आपके पास पेपर्स में भी आती हैं और ये बोर्ड में भी आती हैं। रैंडम एरर इज द एरर दैट चेंजेस अनप्रेडिक्टेबली फ्रॉम वन मेजरमेंट टू अनदर। कह रहा है अब एक मेजरमेंट है और दूसरी मेजरमेंट भी उसी स्टूडेंट ने की है और तीसरी मेजरमेंट भी उसी स्टूडेंट ने की है, ठीक है, यानी 3 पेंसिल्स हैं और उनकी मेजरमेंट 3 स्टूडेंट्स ने ली हैं और इस तरह से वो डिफरेंट आ गई हैं। तो जो स्मॉल डिफरेंस जो है ये रैंडम एरर हुआ कि रैंडमली ऐसा हुआ कि तीनों ही अनप्रेडिक्टेबली, यानी कि हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी होगा। तो ऐसी कोई भी छोटी सी एरर आ सकती है, उसको कहते हैं रैंडम एरर, जो एकदम से सामने आ जाए, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर ये होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर इज एन एरर दैट अकर्स इन द सेम वे, क्या हो गया इसको, that occurs in the same way every time because of the defect in the instrument, ठीक है। कह रहा है सिस्टमेटिक एरर, मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ। सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर है, सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर है जो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर पाया जाता है और जो कि बार बार हमें नज़र आता हो। किसकी वजह से? इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी की वजह से बार बार हमें नज़र आता हो, क्योंकि डिफेक्ट तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही था। अगर आपका वर्नियर कैलिपर ही ख़राब है तो आप कितनी भी बार इसकी रीडिंग ले ही जाओगे, लेकिन वो एक बिल्कुल ह्यूज एक डिफरेंस आ जाएगा आपके आंसर में, जिसको कि पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर ही ख़राब था। अब एग्जांपल है अ मीटर स्केल विद अ ब्रोकन एज। कह रहे हैं कि एक ऐसा मीटर स्केल जिसकी कोना ही टूटा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर सेंटीमीटर का वैसे ही फ़र्क आ रहा है, तो कह रहा है उसमें 0.2 एक्स्ट्रा भी निकल सकता है। और एक स्लो स्टॉप वॉच है, वो मोर टाइम भी रिकॉर्ड कर सकती है। आप नहीं कह सकते कि इसने सही ही रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। इस तरह के एरर्स को जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये नहीं काउंट करते, ठीक है। इनकी लिमिटेशंस में ये दोनों एरर्स भी आप लोग ये भी लिख सकते हैं और इसके साथ ये सारी चीज़ें अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं अगर आपको 4 नंबर का आ जाए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है ताकि मैं अपकमिंग वीडियोस, लेक्चर्स, न्यूमेरिकल्स अपलोड कर सकूं। एंड स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।